आगे बढ़ते हुए आज कार्बोक्सिलिक एसिड्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स से डिराइव्ड 4 वैरायटी के कंपाउंड्स के बारे में भी हम जानेंगे, जिनको अपन डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स कहते हैं। एसिड अमाइड्स, एसिड हैलाइड्स, एस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका ऑक्सीडेशन है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ऑक्सीडाइज करते जाएं तो एंड में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन यूजुअली नहीं हो सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड्स में सिर्फ फॉर्मिक एसिड ही फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टेबल होता है। फॉर्मिक एसिड के फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है ना। तो यूजुअली ये ऑक्सीडेशन से बनते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols and even aldehydes, इनसे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स बना सकते हैं। ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, इसका अगर अपन ऑक्सीडेशन करें हॉट एसिडिक KMnO4 से, हॉट एसिडिक KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उससे हमें कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन होगा। ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल से तो यूजुअली कीटोन्स बन जाएंगे। हाँ, कीटोन्स को अगर हम विगरस कंडीशंस में ऑक्सीडाइज करेंगे तो वो ब्रेक होकर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन हो सकते हैं। RCH डबल बॉन्ड CHR डैश, दोनों तरफ एक एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका अगर अपन ऑक्सीडेशन करें अगेन हॉट एसिडिक KMnO4 से, हॉट एल्कलाइन KMnO4 से भी ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। उसके बाद हमें सेकेंड स्टेप में एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में सॉल्ट बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दोनों तरफ से कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होंगे, मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हॉट एसिडिक KMnO4 या हॉट एसिडिक K2Cr2O7, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस होती हैं। इवन अगर अपन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें, ओजोन यूज करें, लेकिन सेकेंड स्टेप में जिंक ऐड ना करें, सिर्फ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करें, जिंक यूज ना करें, बाद में सिर्फ वाटर ऐड कर दें, तो ऐसी सिचुएशन में भी ओजोनोलिसिस एल्डिहाइड्स पर नहीं रुकेगी। एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे। एल्डिहाइड्स के भी फर्दर ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होंगे। ठीक है ना। और एक और जो मेथड्स होते हैं वो उनके डेरिवेटिव्स से हो सकते हैं। फ्रॉम द डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का अगर हाइड्रोलिसिस कर दिया जाए, एसिडिक मीडियम में वाटर ऐड कर दिया जाए, तो फिर सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखा गया है कि सारे के सारे डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे साइनाइड्स, साइनाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव है। अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो पहले वाटर के एडिशन से ये अमाइड में कन्वर्ट होगा, और अगर हम एक्सेस ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो अमाइड्स का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन हो जाएंगे। अमाइड्स का फर्दर हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप और NH2 पर H ऐड होगा, कुल मिलाकर वाटर का एडिशन होगा और एसिड बन जाएगा।
अमोनिया का रिमूवल होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, वाटर ऐड करें, तो हमें वापस कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन हो जाते हैं। RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OR, ये एसिड एनहाइड्राइड है। एसिड एनहाइड्राइड्स तो बनते ही वाटर के लॉस से हैं, डिहाइड्रेशन से बनते हैं। इनमें अगर अपन वापस पानी डाल देंगे तो ये ओरिजिनल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक तरह से वाटर का एडिशन हो जाएगा। एंड वी विल गेट 2 moles ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सारे के सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइज करने पर अपने पेरेंट कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। RCOCl, एसिड क्लोराइड की भी अगर हाइड्रोलिसिस कर दी जाए एसिडिक मीडियम में, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और HCl में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एसिड के सारे डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइज होने पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में भी कर सकते हैं, बाद में एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। RCOO माइनस प्लस R-OH, बाद में एसिडिफिकेशन कर दें तो RCOH ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से एसिड के डेरिवेटिव्स की हाइड्रोलिसिस करने पर वो सारे के सारे डेरिवेटिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा बेंजोइक एसिड का प्रिपरेशन भी ऑक्सीडेशन से हो सकता है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजोइक एसिड्स फ्रॉम एल्काइल बेंजीन्स। एल्काइल बेंजीन्स का अगर हम ऑक्सीडेशन करें हॉट एसिडिक K2Cr2O7 या हॉट एसिडिक KMnO4 से, तो भी हमें बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा। मिथाइल बेंजीन, हॉट एसिडिक K2Cr2O7। हॉट और एसिडिक कंडीशंस में K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हॉट एसिडिक कंडीशंस में KMnO4 भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और मिथाइल बेंजीन ऑक्सीडाइज होकर बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होगा। इतना ही नहीं, जब तक बेंजीन रिंग से बाहर वाले कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, तब तक ऑक्सीडेशन करने पर हमेशा ही बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा। इवन इथाइल बेंजीन अगर हम लें, हॉट एसिडिक K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कराएं, तो यहां से भी हमें बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा। बेंजीन रिंग से जस्ट बाहर वाला ये जो कार्बन है, इसको अगर अपन अल्फा कार्बन बोले, तो इस अल्फा कार्बन पर जब तक एक भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तब तक ऑक्सीडेशन से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से हमेशा बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा। इवन अगर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, तो भी ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड ही ऑब्टेन होगा। अपन हॉट बेसिक कंडीशंस में भी KMnO4 यूज कर सकते हैं। तो पहले हमें बेंजोएट आयन मिलेगा, बाद में अपन एसिडिफिकेशन कर देंगे और बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। जब तक बेंजीन रिंग के बाहर वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से हमेशा बेंजोइक एसिड मिलेगा। हाँ, अगर बाहर वाला ग्रुप एक टर्शियरी ग्रुप है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जैसे ये है, कुल मिलाकर ये कार्बन क्वार्टरनरी कार्बन है, 4 डिग्री कार्बन है, इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसका अगर मैं हॉट एसिडिक K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कराना चाहूंगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है ना। जब तक बाहर वाले कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन लगा रहेगा, तब तक ऑक्सीडेशन करके हम बेंजोइक एसिड तक पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं,
अगर एल्कीन ग्रुप भी है, जैसे ये कंपाउंड, ऊपर वाले कंपाउंड को अपन आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूमीन कहते हैं। सॉरी, ये नहीं, इससे ऊपर वाला ये था क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एज क्यूमीन। टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये इथिनाइल बेंजीन है, इसका कॉमन नेम होता है स्टायरीन। स्टायरीन को भी अगर अपन हॉट एसिडिक KMnO4 की मदद से ऑक्सीडाइज करेंगे तो यहां से भी हमें बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा। और ये जो बचा हुआ कार्बन है ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये साइड प्रोडक्ट के तौर पर ऑब्टेन होंगे, ठीक है ना। इवन अगर ट्रिपल बॉन्ड भी है बेंजीन रिंग के बाहर और अगर हम हॉट एसिडिक कंडीशंस में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो यहां से भी हमें बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होगा, ठीक है ना। तो एक कार्बन रहे या एक से ज्यादा कार्बन रहे बेंजीन रिंग के बाहर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से हमें बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। तो ये तो थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स को प्रिपेयर करने के तरीके। कार्बोक्सिलिक एसिड्स बेसिकली ऑक्सीडेशन का एंड प्रोडक्ट होते हैं। एल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करो या एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज करो या एल्कीन्स को या एल्काइंस को, ऑक्सीडेशन का फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करने से भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑब्टेन होते हैं, और एल्काइल बेंजीन्स के विगरस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने से भी बेंजोइक एसिड ऑब्टेन होता है। चलिए, बात कार्बोक्सिलिक एसिड्स की चल रही है तो उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर तो चर्चा करनी ही होगी। कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के कंपाउंड्स एसिडिक होते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में COOH ग्रुप तो है ही, ठीक है ना, COOH ग्रुप तो है ही, बस फर्क इतना है कि उससे जुड़ा हुआ ग्रुप कौन सा है। COOH ग्रुप से जुड़ा हुआ ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जब ये H+ लूज करेगा तो जो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। ये कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कोई भी ग्रुप जो इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा वो एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। कोई भी ग्रुप जो कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल बनाएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। ध्यान रहे, कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होती है। तो कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कार्बोक्सिलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, लेकिन नेबरिंग ग्रुप का, अटैच्ड ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स पर नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दोनों पर ही फॉर्मल चार्ज -½ आएगा, ठीक है ना। अब ये G जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस पर डिपेंड करेगा कि कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज होगा या डीस्टेबलाइज, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलेट आयन की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इस पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर कोई ग्रुप इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो फिर वो कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप destabilizes the carboxylate ion। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कार्बोक्सिलेट आयन को डीस्टेबलाइज करेगा
और एसिडिक स्ट्रेंथ को घटाएगा, डिक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा रहेगा, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ध्यान रहे, कार्बोक्सिलेट आयन या कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज से दूर इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन हम पुल करेंगे दूर की तरफ तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी कम होगी और स्पीशीज स्टेबलाइज होगा। ध्यान रहे, चार्ज का एक जगह कॉन्सेंट्रेट होना डीस्टेबलाइजिंग है और चार्ज का डिस्पर्स हो जाना स्टेबलाइजिंग है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो COO माइनस ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, इससे कोई इलेक्ट्रॉन पुल कर ले जिससे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेस द carboxylate ion and increases acidic strength, और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर्स के बारे में देखते हैं, डिसीजन लेते हैं। पहले एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर फोकस करते हैं, फिर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ केसेस कंसिडर करेंगे। एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है, जैसे HCOOH, CH3COOH, CH3CH2, COOH, CH3CH, CH3COOH, ये सब एल्काइल ग्रुप्स हैं। और अल्काइल ग्रुप्स COOH के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स माने जाएंगे, ठीक है ना। इनका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, इनके बारे में आपने पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पर G जो है वो H है, दूसरे वाले में CH3 है, तीसरे वाले में CH3CH2 है, इथाइल ग्रुप है, चौथे वाले में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, और पांचवें वाले में टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है। जैसे जैसे अपन राइट की तरफ जा रहे हैं तो एल्काइल ग्रुप की डिग्री बढ़ रही है। ये मिथाइल था, ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा COOH की तरफ। जो ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा वो CO माइनस को डिस्टेबलाइज करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। तो सोचो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा? फॉर्मिक एसिड। नॉर्मल एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। इस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास pKa वैल्यूज भी हैं। फॉर्मिक एसिड के लिए pKa वैल्यू 3.74 होती है, एसिटिक एसिड के लिए 4.74। pKa से तो आप फैमिलियर होगे, pKa इज माइनस लॉग Ka। pKa जितना कम होता है Ka उतना ही ज्यादा होता है और एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा मानी जाती है। तो स्मॉलर pKa वैल्यू वाला एसिड स्ट्रॉन्गर है, ठीक है ना। प्रोपेनोइक एसिड के लिए pKa वैल्यू है 4.88। आइसोब्यूटायरिक एसिड के लिए pKa वैल्यू आइसोब्यूटायरिक एसिड के लिए pKa वैल्यू 4.86 है। थोड़ा सा कंपैरेबल ही है। इसके लिए एक्चुअली रिवर्स लिख दिया, 4.86 एंड 4.88। और टर्शियरी ब्यूटायरिक के लिए, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ हो तो pKa वैल्यू है 5.15, ठीक है। तो pKa वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रही है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। ये तो नॉर्मल एलिफैटिक एसिड्स थे, इनमें अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ में और फर्क पड़ेगा। जैसे ये ब्यूटेनोइक एसिड है,
ब्यूटेनोइक एसिड में अगर अपन एक क्लोरीन एटम एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो वो क्लोरीन एटम अपन ने COH ग्रुप से कितना दूर लगाया है, इस बात से भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम की तरह एक्ट करेगा और उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जितना वो COH के पास लगा रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट फील हो पाएगा। तो ग्रुप कितना दूर लगा हुआ है इससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है। इन चारों केसेस में आप देखिए, फोर्थ वाले केस में क्लोरीन जो है वो अल्फा कार्बन पर लगा हुआ है, थर्ड वाले केस में बीटा कार्बन पर, सेकंड वाले केस में गामा कार्बन पर, और फर्स्ट वाले केस में कोई क्लोरीन ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो क्या आप इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड कर पाएंगे? ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना COH के पास लगा हुआ हो उतना ही उसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा फील होगा। ठीक है ना, तो ये तो है 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। 2 क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड की स्ट्रेंथ इन सब में ज्यादा होगी क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पास में लगा हुआ है। और इसको सपोर्ट करने के लिए भी मेरे पास pKa वैल्यूज हैं। ब्यूटेनोइक एसिड के लिए pKa वैल्यू है 4.82। क्लोरीन ग्रुप अगर लगा देते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और अगर वो सेकेंड पोजीशन पर लगा रहता है तो pKa वैल्यू है 2.85। स्मॉलर द pKa वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ अ ग्रुप, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट है कि अगर अपन ने कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाया है तो वो कितना पास लगाया है COH के, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके अलावा नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स कितने हैं उससे भी डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। जैसे एसिटिक एसिड में अगर हम अल्फा कार्बन को सब्स्टिट्यूट करते जाएं, पहले एक क्लोरीन लगाएं, फिर अल्फा कार्बन पर 2 क्लोरीन लगाएं, और फिर तीनों हाइड्रोजन हटाकर 3 क्लोरीन एटम्स लगा दें, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। तो सोचो किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए? क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम है ही, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम्स लगे रहेंगे उतना ही COH से इलेक्ट्रॉन दूर पुल किया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन COH से दूर पुल किया जाता है तो OH बॉन्ड वीकर हो जाता है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी बढ़ जाती है। जो ग्रुप COH से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है वो OH बॉन्ड को वीकर बनाता है, और OH बॉन्ड को वीकर बनाएगा तो H+ का डिपार्चर आसान हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड होगा। इनके लिए भी pKa वैल्यूज अगर किसी सोर्स से आप चेक करेंगे तो आपको इसी के आसपास वैल्यूज मिलेंगी जो मैं लिखवा रहा हूं। pKa वैल्यूज हमारे एक्सपेक्टेशन को सपोर्ट कर रही हैं। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इन सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। इसके अलावा आपने किस तरह का एटम लगा रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाओगे उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आयोडीन के कंपैरिजन में ब्रोमीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ब्रोमीन के कंपैरिजन में क्लोरीन, क्लोरीन के कंपैरिजन में फ्लोरीन। तो फ्लोरो एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ इन सब में सबसे कम है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के लगाने से डेफिनेटली एसिडिक स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाएंगे उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है,
अगर CF3COOH है, CCl3COOH है, CHCl2COOH है और CH3COOH है, तो भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बना सकते हो। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जो है वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा और वो डाइक्लोरो एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा और एसिडिक एसिड इन सब में से वीकेस्ट होगा। अलग अलग ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटीज भी आप ध्यान रख सकते हो। जैसे अगर एसिटिक एसिड में एक कार्बन हटाकर हम कोई ग्रुप लगा दें, कोई सब्स्टिट्यूटेड एसिटिक एसिड हो, तो वो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इससे भी एसिडिक स्ट्रेंथ पर काफी फर्क पड़ेगा। अगर वो NO2 है तो उसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम साइनाइड की, उससे कम फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OCH3 एंड H। इस ऑर्डर में एसिडिक स्ट्रेंथ वेरी करेगी। ये ऑर्डर भी आप ध्यान रख सकते हो। तो अगर अपन एसिडिक एसिड में सब्स्टिट्यूएंट लगाने जा रहे हैं तो NO2 लगाने से एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा बढ़ेगी, फिर साइनाइड, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, मिथॉक्सी ग्रुप, और H लगाने पर तो ये एसिटिक एसिड ही बन जाएगा जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे कम हो जाएगी। तो इस तरह से अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करना आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसी तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ substituted benzoic acids। बेंजोइक एसिड्स में सब्स्टिट्यूएंट लगाने से भी एसिडिक स्ट्रेंथ अफेक्ट होती है। फिर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो, मेटा या पैरा पोजीशन पर लगा सकते हैं। मान लो वो सब्स्टिट्यूएंट A है, ठीक है ना। A के बारे में हमें ये सोचना होगा कि उसका इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है, वो इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है या विड्रॉ करता है, उसका रेजोनेंस इफेक्ट है या नहीं, उसका रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, मतलब वो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है या बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करता है। अगर A जो है वो रेजोनेंस के चलते बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन पुल करता है तो उसका इफेक्ट -M इफेक्ट कहा जाएगा। जितने भी ग्रुप्स -M माइनस इफेक्ट वाले हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और जो प्लस इफेक्ट वाले हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी होगी। एक और बात ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जितना आप दूर जाते हो उतना ही वीक होता जाता है। जितना अपन COH ग्रुप से दूर जाकर सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे ना, उतना ही इसका इंडक्टिव इफेक्ट COH के लिए वीक हो जाएगा। और जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे रहने से ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है रेजोनेंस इफेक्ट के जरिए, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही चार्ज इंड्यूस करता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो ऑर्थो पोजीशन पर तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेटा पोजीशन पर अगर ग्रुप लगा रहेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट वीक हो जाएगा, और अगर पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर किसी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट देखना है तो ऑर्थो पोजीशन पर लगे रहने से उसका इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, मेटा पर वीक और पैरा पर नेग्लिजिबल। और जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही पिक्चर में आएगा। मेटा पोजीशन पर लगे रहने से रेजोनेंस इफेक्ट क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे रहने से ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये बातें ध्यान रखिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव केसेस।
जैसे नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स। आमतौर पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। अब मैं नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड कंसिडर कर रहा हूं। अच्छा, इस दिशा में आने से पहले आपको एक बात और बता दूं कि फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में तो बेंजोइक एसिड वीकर होता है, लेकिन एसिटिक एसिड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है। फॉर्मिक एसिड का pKa वैल्यू 3.74 या 3.75 होता है अप्रोक्सीमेटली। बेंजोइक एसिड के लिए 4.2 और एसिटिक एसिड के लिए 4.74। ठीक है ना? तो ये pKa वैल्यूज का ऑर्डर है। COOH ग्रुप के लिए ये बेंजीन रिंग एक तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है रेजोनेंस इफेक्ट के चलते, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट के चलते ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड COOH ग्रुप की तरफ डायरेक्ट करता है। रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और COOH ग्रुप की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट के चलते बेंजीन रिंग ने अपना इलेक्ट्रॉन COOH की तरफ दिया है। तो ये वाला जो बेंजीन या फिनाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है COOH की तरफ रेजोनेंस के चलते। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसी वजह से ये स्ट्रेंथ को कम कर रहा है। फॉर्मिक एसिड के मुकाबले बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ कम है। हाँ, एसिटिक एसिड से ज्यादा है। एसिटिक एसिड में मिथाइल भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ठीक है ना? तो एसिडिक एसिड की स्ट्रेंथ और भी कम है, पर बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से तो कम है। अब आ जाते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स की तरफ। ऑर्थो, मेटा एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड्स। अब इनके बारे में सोचें। ऑर्थो पोजीशन पर इंडक्टिव इफेक्ट तो NO2 का माइनस है और रेजोनेंस इफेक्ट भी माइनस है, ये तो आप जानते होंगे। NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, रेजोनेंस इफेक्ट के चलते भी विड्रॉ करता है और इंडक्टिव इफेक्ट के चलते भी विड्रॉ करता है। NO2 में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स लगे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए, और रेजोनेंस के जरिए भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स जो है ना, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। अब सोचो, अगर ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा हुआ है तो यहां से इसका इंडक्टिव इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है और रेजोनेंस इफेक्ट भी पिक्चर में आ रहा है। मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है तो यहां से इसका इंडक्टिव इफेक्ट जरूर पिक्चर में आ रहा है वीकली, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट पिक्चर में नहीं आ रहा। और अगर ये पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट अभी भी पिक्चर में आ रहा है। और ध्यान रहे, रेजोनेंस इफेक्ट यूजुअली स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में। रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के कंपैरिजन में, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? तो अगर ये बात हम ध्यान रखें तो फिर ये जो ऑर्थो वाला कंपाउंड है, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जानी चाहिए। ABC अगर हम इनको लेबल दें तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा A से वीक होगा C, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा है जो कि स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है। उससे वीक होगा B, और ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्गर होंगे बेंजोइक एसिड से। बेंजोइक एसिड से तो स्ट्रॉन्गर होंगे क्योंकि बेंजोइक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट इस तरह का नहीं आया था। NO2 के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जो एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। इनके लिए मेरे पास pKa वैल्यूज भी हैं 2.17 ऑर्थो वाले सब कंपाउंड की, ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड की। पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड के लिए 3.141 और मेटा वाले के लिए 3.47 और बेंजोइक एसिड के लिए तो आप जानते हैं 4.2। ठीक है ना? इस तरह से ये नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड
बेंजोइक एसिड की बात हुई। ऐसे ही अगर क्लोरीन ग्रुप लगा रहे, क्लोरीन ग्रुप ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, तो क्लोरीन के केस में अपन को पता है कि क्लोरीन एक वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। क्लोरीन एक वीकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है बेंजीन रिंग से। क्लोरीन के लिए रेजोनेंस इफेक्ट नेगेटिव है, सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव है और रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव है। बट फॉर क्लोरीन ग्रुप माइनस आई इफेक्ट somewhat dominates over plus m इफेक्ट। यूजुअली तो हम सोचते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है, लेकिन क्लोरीन अगर सब्स्टिट्यूएंट लगा रहता है तो उसके केस में इंडक्टिव इफेक्ट एक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट से। इसी वजह से जो क्लोरीन ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स माने जाते हैं ओवरऑल। तो क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन इंपॉर्टेंस देंगे और इसी से अपन डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई इफेक्ट है ये ऑर्थो पोजीशन पर सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा और पैरा पोजीशन पर सबसे वीक रहेगा। इसके चलते एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होना चाहिए, अगर हम फिर से यहां पर लेबल करें ए बी सी, तो ए की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि ऑर्थो पोजीशन से इंडक्टिव इफेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा और वही यहां पर डोमिनेटिंग इफेक्ट है, ठीक है ना। मेटा पोजीशन से इंडक्टिव इफेक्ट जरूर पहुंच रहा है, वीक अमाउंट में पहुंच रहा है, और पैरा पोजीशन से इंडक्टिव इफेक्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में पहुंच रहा है। तो ए के बाद नंबर लगना चाहिए बी का और बी के बाद नंबर लगना चाहिए सी का। सी से तो एक्चुअली सिर्फ रेजोनेंस इफेक्ट ही पिक्चर में आएगा, तो सी जो है वो बेंजोइक एसिड से भी वीकर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे वीक एसिड इन सब में सी होगा। क्लोरीन ग्रुप के केस में अपन को सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से सोचना है और इंडक्टिव इफेक्ट भी जितना दूर जाओगे उतना वीक होता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ए की होगी, फिर बी की होगी और फिर सी की होगी। इस तरह से अपन एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर सकते हैं। ऐसे ही COH के रिस्पेक्ट में अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, आमतौर पर देखा गया है कि ऑर्थो वाले सब्स्टिट्यूएंट की एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा सबसे ज्यादा होती है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। मिथाइल ग्रुप के साथ कैसे इफेक्ट एसोसिएटेड हैं? मिथाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव है, इसके साथ इसके अलावा इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी जुड़ा हुआ है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के चलते भी ये बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को मैं H सिंबल दूं तो मिथाइल ग्रुप का H इफेक्ट भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन से ही इफेक्टिव होता है। तो मिथाइल ग्रुप जब मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में आएगा, और पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पिक्चर में आएगा, ठीक है। लेकिन ऑर्थो वाले कंपाउंड की सिचुएशन कुछ अलग है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स की स्ट्रेंथ हमेशा सबसे ज्यादा देखी गई है। ऑर्थो पोजीशन पर जो मिथाइल ग्रुप लग रहा है वो एक्चुअली इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, फिर बेंजोइक एसिड,
फिर मेटा मिथाइल बेंजोइक एसिड और फिर पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेंगे। ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा क्यों है, इस बारे में थोड़ा विचार करते हैं। असल में ये जो मिथाइल ग्रुप है, इसके इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस COH ग्रुप को रिपेल कर रहे हैं, और इस रिपल्शन के कारण ये मिथाइल और ये COOH ग्रुप अब सेम प्लेन में नहीं रहना चाहते। तो ये मिथाइल और ये बेंजोइक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप ये डिफरेंट प्लेन में चले गए हैं, आगे पीछे, जिससे कि इनका रिपल्शन कम हो जाए। अपने रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये डिफरेंट प्लेन में चले गए हैं, ठीक है ना। और डिफरेंट प्लेन में चले जाने के कारण अब ये जो बेंजोइक एसिड ग्रुप का कार्बन है, ये अब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। रेजोनेंस इफेक्ट तभी पिक्चर में आ सकता था जब ये COOH ग्रुप बेंजीन रिंग वाले प्लेन में ही रहे, तभी इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो पाता। क्योंकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस तभी होता है जब पाई बॉन्ड्स पैरेलल बने, p ऑर्बिटल्स पैरेलल रहें, तभी इनका इंटरेक्शन हो सकता है। लेकिन अब ये COOH ग्रुप प्लेन से बाहर चला गया है, इस वजह से रेजोनेंस इफेक्ट अब पिक्चर में नहीं आ पाएगा। बेंजीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब बेंजीन रिंग से बाहर इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर पाएगा तो फिर इस COH ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम नहीं कर पाएगा। क्योंकि जब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती थी तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती थी। इस इफेक्ट को बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट का मतलब यह है कि जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इस CH3 ग्रुप का और इस COH ग्रुप का जो रिपल्शन है उसके कारण COH और CH3 ग्रुप अब सेम प्लेन में नहीं रहते। अगर CH3 प्लेन से नीचे जाता है तो COH प्लेन के ऊपर जाता है, और अब ये जो COH ग्रुप है अब ये बेंजीन रिंग वाले प्लेन में नहीं रहा। अगर ये COH ग्रुप बेंजीन रिंग वाले प्लेन में नहीं रहेगा तो फिर ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस भी नहीं कर पाएगा, डीलोकलाइजेशन नहीं कर पाएगा। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड COH ग्रुप की तरफ मूव नहीं कर पाएगा, और अगर बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन COH ग्रुप की तरफ नहीं जा पाएगा तो ऐसा होने से एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, ठीक है ना। इस तरह से ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिन करने के। तो बेंजोइक एसिड्स के केस में अपन को एसिडिक स्ट्रेंथ डिटरमिन करना आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं, कन्वर्जन रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज शीट सर के। सर हाँ बोलिए। सर ये ऑर्थो इफेक्ट से सर इसकी एसिडिटी नॉर्मल बेंजोइक एसिड से कैसे ज्यादा कैसे हो गई? नॉर्मल बेंजोइक एसिड से ज्यादा इसलिए हो गई, देखिए नॉर्मल बेंजोइक एसिड में तो बेंजीन रिंग COH के साथ रेजोनेंस कर पाता था, ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड इसके ऑर्बिटल्स इस तरह से हैं बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर हैं। और ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके ऑर्बिटल्स भी बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर ही हैं। तो ये जो p ऑर्बिटल्स हैं ये म्यूचुअली पैरेलल हैं, और पैरेलल ऑर्बिटल्स के बीच में ही पाई बॉन्ड बन सकता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जब तक ये चार ऑर्बिटल्स पैरेलल रहेंगे तभी तभी तक बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन क्लाउड
बाहर सप्लाई हो पाएगा। अब हुआ ये कि मिथाइल ग्रुप और COH ग्रुप जब पास में आए और इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हुआ, तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये दोनों ग्रुप्स अलग अलग प्लेन्स में चले गए। मिथाइल ग्रुप सपोज बेंजीन रिंग के प्लेन के नीचे और COH ग्रुप अब बेंजीन रिंग के प्लेन के ऊपर। अब ये बेंजीन रिंग के प्लेन के ऊपर आ गया है, तो अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है इसके ऑर्बिटल्स भी बेंजीन रिंग, अब ये वाले जो पाई और बॉन्ड के ऑर्बिटल्स हैं और ये वाले जो पाई बॉन्ड के ऑर्बिटल्स हैं, अब ये पैरेलल नहीं रहे क्योंकि COH का प्लेन टिल्ट हो गया है। आप समझ पा रहे हो? जैसे ये बुक है, इस बुक के ये 2 पेजेस अभी डिफरेंट प्लेन में हैं। पहले ये सेम प्लेन में थे, मान लो पहले ये सेम प्लेन में थे, तो यहाँ के p ऑर्बिटल्स और यहाँ के p ऑर्बिटल्स पैरेलल थे, लेकिन अभी ये वाला ग्रुप ऐसे टिल्ट हो गया। टिल्ट होने से अब इसके परपेंडिकुलर जो p ऑर्बिटल्स हैं और इस पेज के परपेंडिकुलर जो p ऑर्बिटल्स हैं वो म्यूचुअली पैरेलल नहीं रहे, और अगर ये पैरेलल नहीं रहेंगे तो फिर इनमें इंटरेक्शन भी नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस इफेक्ट पिक्चर में नहीं आएगा। और ये जो रेजोनेंस इफेक्ट था बेंजीन रिंग का, ये एक्चुअली COH की एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता था, क्योंकि ये बेंजीन रिंग COH की तरफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई करती थी। ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, आ गई। इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ मिथाइल के लगने से एक्चुअली बढ़ रही है। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड एक्चुअली बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर है। ये बात ध्यान रखना, ऑर्थो पोजीशन पर जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ ही जाती है। इसका एक और एग्जांपल देखिए, हालांकि यहाँ पर रीजनिंग थोड़ा अलग है। COH के रिस्पेक्ट में अगर OH ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर लगा रहे तो OH ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट तो नेगेटिव होता है, रेजोनेंस इफेक्ट पॉजिटिव होता है। तो हम सोचेंगे कि यार ये रेजोनेंस इफेक्ट तो इसका पॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो गया तब तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ कम करेगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर पिक्चर में आ रहा है, वो ये है कि अगर अपन COH से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देते हैं और कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, तो इस कार्बोक्सिलेट आयन को ये OH ग्रुप स्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज करता है, और यहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है। इसके लिए कई बुक्स में किलेट रिंग फॉर्मेशन भी बोलते हैं, किलेट रिंग फॉर्मेशन वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज कर रही है, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसके चलते ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको अपन सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं, ये सैलिसिलिक एसिड एक्चुअली स्ट्रॉन्गर एसिड है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप मेटा पोजीशन पर लगा रहे तो वहां से उसका सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट पिक्चर में आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन से भी पिक्चर में आ रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट भी आ रहा है, और रेजोनेंस इफेक्ट तो एक्चुअली एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करना चाहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। लेकिन इससे भी ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आने वाला स्टेबलाइजेशन है। तो ये सैलिसिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअली मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड से ज्यादा है, और मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से ज्यादा है, लेकिन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ कम है। पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ इसलिए कम है क्योंकि पैरा पोजीशन से इंडक्टिव इफेक्ट तो यहां तक ज्यादा पहुंच नहीं पाएगा COH तक, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जरूर पहुंचेगा, और रेजोनेंस इफेक्ट क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, इसलिए वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ कम है बेंजोइक एसिड से भी, ठीक है, लेकिन बेंजोइक एसिड के मुकाबले मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ ज्यादा है,
और इंटरेस्टिंगली ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा है। यहां पर कारण है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो किसी ना किसी रीजन से ये देखा गया है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स की स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आती है, इवन बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा। ठीक है ना, कोई एक्सेप्शन अगर हो तो मुझे ध्यान नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐसा ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है ना, ऑर्थो इफेक्ट जो मैंने समझाया होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ इंटर कन्वर्जन रिलेटेड एग्जांपल्स कर लेते हैं जिससे हमारी थ्योरी का एप्लीकेशन होगा। क्वेश्चन है 12.14 और ये बोला गया है कि बेंजीन से प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। अगर आप लोगों के पास भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक हो तो आप देख सकते हैं, प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। इसमें अपन इनऑर्गेनिक रिएजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक रिएजेंट अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं होना चाहिए। हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन कैन बी यूज्ड, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अगर कोई ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम एक ही कार्बन होना चाहिए और स्टार्टिंग सब्सटेंस हमारा बेंजीन होगा। तो इस तरह के एग्जांपल्स आपके एक्चुअली रिएक्शंस का रिवीजन कराते हैं और ये सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। जैसे फर्स्ट केस में बोल रहा है कि मिथाइल बेंजोएट बनाओ। मिथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट कैसे बनाएंगे? मिथाइल बेंजोएट एक्चुअली एक एस्टर है। एस्टरिफिकेशन पर हम आगे और बात करेंगे, लेकिन एस्टरिफिकेशन कैसे होता है इसका बेसिक आइडिया तो आप लोगों को होगा। ये मिथाइल बेंजोएट है। पहले अपन बेंजोइक एसिड तक पहुंचेंगे और उसके बाद मिथाइल बेंजोएट बनाएंगे। बेंजोइक एसिड तक पहुंचने के लिए क्या करें? तो मेरे माइंड में आ रहा है कि पहले अपन ब्रोमीनेशन कर लेते हैं या क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं। Br2FeBr3 या Cl2FeCl3, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने ब्रोमोबेंजीन बना लिया। ब्रोमोबेंजीन बनाने के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्रिएट कर लेते हैं, MgTHF। ठीक है, तो ये PHMgBr बन गया, PHMgBr, PH माइनस MgBr प्लस, PH फॉर फिनाइल ग्रुप। और उसके बाद इसकी रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करा लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख सकते हैं एक ही कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कैसे होती है ये मैंने भी आपको एक प्रीवियस रिवीजन क्लास में बताया था। और उसके बाद वाटर से या एसिडिक मीडियम से प्रोटोनेशन करवा देंगे। तो ये जो पीएच माइनस है ये CO2 ग्रुप पर अटैक करेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा और फाइनली प्रोटोनेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। एक बार बेंजोइक एसिड ऑब्टेन हो गया तो फिर एस्टर बनाना आसान है। एस्टर बनाने के लिए आपको एक अल्कोहल और चाहिए, एक कार्बन वाला अल्कोहल। तो एक कार्बन वाला रिएजेंट तो क्वेश्चन ने हमें अलाउ किया है यूज करने के लिए, तो अपन CH3OH यूज कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में। एस्टरिफिकेशन एक एसिड कैटेलाइज्ड प्रोसेस होती है, तो इस तरह से हम एस्टर बनाने में सक्सेसफुल रहे। ये बन गया मिथाइल बेंजोएट। इस तरह से आप नंबर ऑफ स्टेप्स पर इसने एक्चुअली कोई लिमिट नहीं बोली है कि कितने स्टेप्स में बनाना है, पर आप कोशिश करें कि 3-4 स्टेप में अपना कन्वर्जन हो जाए। एक इंटरेस्टिंग कन्वर्जन जो यहाँ मुझे दिख रहा है वो थर्ड पार्ट में है। मैं सारे पार्ट्स तो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। थर्ड पार्ट में हमको बनाना है पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। आप लोग भी ट्राई करें, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड कैसे बन पाएगा स्टार्टिंग विद बेंजीन। ट्राई करिए। तो एक तरीका जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अपन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर देते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अपन पिछले क्वेश्चन में भी कर सकते थे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन अगर अपन कर दें तो मिथाइल बेंजीन बन जाएगा। किसी और के माइंड में कुछ और तरीका भी आ सकता है,
ध्यान रहे अपन को NO2 जो है ना वो पैरा पोजीशन पर लगाना है। COH तो अपने आप में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, तो COH अपन बाद में बनाएंगे, पहले नाइट्रेशन कर देते हैं। तो पहले नाइट्रेशन करें, HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के एक्चुअली दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रो टॉलुइन। इनको अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। वैसे तो उम्मीद ये है कि पैरा नाइट्रो टॉलुइन ज्यादा अमाउंट में बनेगा, और इस पैरा नाइट्रो टॉलुइन को फिर हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं हॉट एसिडिक KMNO4 से। ठीक है ना, तो ये अपना पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। इस तरह से आपकी रिएक्शंस भी रिवाइज होती हैं और आपको कन्वर्जन करना भी आता है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में बोला है कि फिनाइल एसिटिक एसिड बनाएं। हाउ विल यू प्रिपेयर फिनाइल एसिटिक एसिड स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन? तो ये है फिनाइल एसिटिक एसिड। स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन। बताइए अगर किसी के माइंड में कोई कन्वर्जन का तरीका हो तो। मैम सर, बोलिए। सर पहले Br2 FeBr3, सर फिर MgTHS से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेंगे। और फिर सर उसके बेंजोइक बाद एसिड बन जाएगा। फिर क्या करोगे? मेरे अकॉर्डिंग तो पहले आपको फिर से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर देना चाहिए। एक से ज्यादा कार्बन वाला रिएजेंट यूज नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। तो पहले टॉलुइन बना लिया, उसके बाद आप उसका एलाइलिक या बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कर दो, NBS एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड से। एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर दिया तो ये बेंजाइल ब्रोमाइड बन गया। और उसके बाद आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दें NaCN या KCN से। इससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे तो साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगी, और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर दो एक्सेस ऑफ वाटर में। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 स्टेप्स में अपन ने ये कन्वर्जन कर लिया। 4 स्टेप्स ऑप्टिमम है, उससे ज्यादा स्टेप्स यूजुअली नहीं लगने चाहिए। 3 या 4 स्टेप्स में कन्वर्जन हो जाना चाहिए। ऐसे ही फिफ्थ पार्ट में पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना है। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, इसको प्रिपेयर करने के बारे में सोचें। स्टार्टिंग फ्रॉम बेंजीन, हाउ विल यू अचीव पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड? तो इसमें एक्चुअली ट्रैक वैसा ही रहेगा जैसा पहले पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड ऑब्टेन करने के लिए था। ठीक है ना, पहले अपन फिर से बेंजीन रिंग का एल्काइलेशन करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिर नाइट्रो ग्रुप लगा देंगे, नाइट्रेशन कर देंगे, HNO3 H2SO4। तो ये ऑर्थो पैरा पोजिशन पर लग जाएगा। अभी मैं पैरा पोजिशन वाले ही सब्स्टिट्यूएंट लिख रहा हूं। और फिर टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में बदलना अपन को आता है, हमने ऐसी रिएक्शन पढ़ी हुई है, इसको इटार्ड्स रिएक्शन बोलते हैं। इसके लिए अपन को CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड यूज करना पड़ता है, कार्बन डाइसल्फाइड एज अ मीडियम लेते हुए। और दूसरे स्टेप में अपन एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो ये टॉलुइन बेंजल्डिहाइड में बदल जाता था। यहाँ पर भी ऐसा ही हो जाएगा, इसको अपन बोलते हैं इटार्ड्स रिएक्शन। सो दिस कैन बी यूज्ड ओवर हियर। तो इस तरह के कन्वर्जन्स आपको रिएक्शंस भी मेमोराइज करवाते हैं। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस डेफिनेटली करें अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं करे हैं। ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, इसका अगला क्वेश्चन जिसमें नॉट मोर देन 2 स्टेप्स में कन्वर्जन करवाना है, 2 स्टेप से ज्यादा नहीं, मतलब 1 या 2 स्टेप्स, नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। इसके भी 2-4 रिप्रेजेंटेटिव केसेस लेकर देखते हैं।
जैसे फर्स्ट केस में अपन को कन्वर्जन करना है प्रोपेनोन को प्रोपीन में, क्या आप इसके लिए मुझे कोई रूट बता सकते हैं? प्रोपेनोन इज बेसिकली एसीटोन, एसीटोन को एल्कीन में कैसे बदलेंगे? एनीवन विलिंग टू टेल? सर हाँ सर क्लीमेंसन रिएक्शन से डायरेक्टली यहाँ पर कीटोन ग्रुप हटा सकते हैं पहले, तो फिर एल्केन बन जाएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन से तो एल्केन ही बन जाएगा। इससे अच्छा है पहले अपन इसको अल्कोहल में बदलें, NaBH4। NaBH4 के बाद एक्वस वर्क अप करना पड़ता है, वाटर डालना पड़ता है, जिससे ये सेकेंडरी अल्कोहल में बदल जाएगा। फिर सेकेंडरी अल्कोहल का अपन डिहाइड्रेशन कर देंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस। ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यहाँ पर E1 मैकेनिज्म फॉलो होगा और ये एल्कीन में बदल जाएगा। ठीक है ना? बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में कैसे बदलोगे? बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, हाउ विल यू कन्वर्ट? तो इसके लिए कई रूट्स हो सकते हैं। जैसे एक तरीका ये है कि पहले अपन इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीड रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस कर दें, LiAlH4 से, तो फिर ये तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। और फिर बेंजाइल अल्कोहल को अपन पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से ऑक्सीडाइज कर दें तो ये बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अपन इसको एसिड क्लोराइड में बदल दें। एसिड क्लोराइड में PCl5 की मदद से बदल सकते हैं। PCl5 या SOCl2 की रिएक्शन आगे चलकर हम पढ़ेंगे। इस रिएक्शन से बेंजोइक एसिड को बेंजोइल क्लोराइड में बदल देते हैं और फिर बेंजोइल क्लोराइड को रोजनमंड रिडक्शन के चलते H2 पैलेडियम BSO4 इन क्विनोलिन, इसको बोलते हैं रोजनमंड रिडक्शन, इससे अपन बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिएक्शंस इस तरह से आपको मेमोराइज हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। कहने का मतलब ये है। चलिए एक फोर्थ पार्ट भी करके देखते हैं। बेंजीन को कन्वर्ट करना है मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन में, मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट करना है, करके बताइए। मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन इस तरह का कंपाउंड हो जाएगा COCH3 और इसके मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप। तो यहाँ पर बेंजीन का पहले नाइट्रेशन करें क्या? नाइट्रेशन करने के बजाय बेटर ये रहेगा कि अपन पहले फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर दें, CH3COCl AlCl3। ऐसा करने से एसिटोफिनॉन बन जाएगा और फिर एसिटोफिनॉन भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। नाइट्रेशन करेंगे तो मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। तो बाकी एग्जांपल्स, बाकी केसेस आप खुद से करके देखिएगा। किसी केस में प्रॉब्लम होगी तो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर लेंगे। एक पर्टिकुलर केस और देखते हैं जिसमें अपन को बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है 3-फेनाइल प्रोपेन 1-ऑल में। 3-फेनाइल प्रोपेन 1-ऑल, प्रोपेन 1-ऑल और 3 पोजीशन पर बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। ये बेंजल्डिहाइड से ऑब्टेन करना है। कैसे ऑब्टेन करेंगे इस बारे में सोचिए। प्रोपेन 1-ऑल, बेंजल्डिहाइड ये है। थिंक वैसे तो तरीका क्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हो सकता था, CH3 CH2 MgBr
ठीक है ना। फिर H2O, अगर एक प्रोसेस ये होती तो अपन CHOH CH2 CH3 तक पहुंच जाते, लेकिन उससे फिर अपन को नंबर ऑफ स्टेप्स एक्चुअली ज्यादा लग जाएंगे, तो ये मेथड तो सही नहीं रहेगा। आई थिंक यहाँ पर अपन को एल्डोल कंडेंसेशन से जाना पड़ेगा। एल्डोल कंडेंसेशन करके देखते हैं। CH3CHO CH3CHO के साथ अपन OH माइनस H2O क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं, और उस एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनेगा, PH CH डबल बॉन्ड CH CHO। आप बनाकर देखिएगा, ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। और अगर एक बार अपन ने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करा लिया तो फिर अपन इसका रिडक्शन करा सकते हैं H2 निकल से। H2 निकल जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा, इवन इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी रिड्यूस करके अल्कोहल में बदल देगा। तो ये यहाँ पर 2 स्टेप्स रहेंगे। कुल मिलाकर ये सारे कन्वर्जन्स थोड़ा सा थॉट प्रोवोकिंग है और आपको रिएक्शंस को रिकॉल करने में मदद करेंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस डेफिनेटली करें। अगली क्लास में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, उनके डेरिवेटिव्स के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इन पर बात करेंगे और इस चैप्टर को एंड तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की तरफ आएंगे। किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।